हेलो दोस्तों, और करें तैयारी में स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज। ये एमपीपीएससी ये लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है और इस क्रम में हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का टेस्ट देख रहे हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का ये टेस्ट नंबर 8 है, जो कि एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस के यूनिट 9 को कवर करेगा। यूनिट 9 मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, हम इस टेस्ट में न केवल 100 क्वेश्चन को देखेंगे बल्कि इनकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इस समय में और एमपीपीएससी प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें, साथ ही उसका रिवीजन भी करें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स हो जाता है दोस्तों टेस्ट सीरीज। यह वीडियो न केवल उनके लिए है जो अभी तक टेस्ट में अपीयर नहीं हुए हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो अपीयर हो चुके हैं, ये टेस्ट दे चुके हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे आप वहां से 1 घंटे में आप सारे टेस्ट को फिर से रिवाइज कर पाएंगे और साथ में अदर फैक्ट भी इससे टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पे मिलेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे न केवल महात्मा गांधी का टेस्ट चल रहा है बल्कि चेतन मीना इंस्टीट्यूट का टेस्ट भी चल रहा है। साथ ही हम करंट अफेयर को कवर करने के लिए एग्जामपीडिया को भी कवर कर रहे हैं। ये सारे जो है आपके एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है, आप एक बार देख लीजिए। यूनिवैक का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसकी स्थापना जो पहला प्रथम संस्करण आया था, कब आया था दोस्तों, 1951 में इसका पहला संस्करण आया था। और ये क्या है, ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। ये क्या था, ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। इसको भी आप ध्यान रखना, यूनिवैक क्या था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था और इसका उपयोग किसके लिए होता था, बिजनेस पर्पज से, व्यवसायिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो पहला क्वेश्चन था यूनिवैक क्या है, तो यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, जिसके प्रथम संस्करण को लॉन्च किया गया था 1951 में। और ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है जो कि व्यवसायिक उपयोग में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, कंप्यूटर की पीढ़ियां दी गई है, जनरेशन दी गई है और उसकी विशेषता क्या थी, उसका यूज क्या था। तो हम देखें पहली पीढ़ी जो फर्स्ट जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, तो ये फर्स्ट जनरेशन में हम देखते हैं वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब यूज हुई थी। सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, तो सेकंड जनरेशन में हमको ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, तो थर्ड जनरेशन आईसी का यूज था, इंटीग्रेटेड सर्किट हमको देखने की मिलती है। और चतुर्थ जनरेशन में एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ स्टेज में क्या था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमको चतुर्थ या फोर्थ जनरेशन में हमको देखने को मिलता है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, A2 B1 C3 D4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किस कंप्यूटर की मेमोरी की गणना क्यूबिट में की जाती है। क्यूबिट में किसकी गणना की जाती है, क्यूबिट में किसके की जाती है, नैनो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, केमिकल कंप्यूटर। तो क्यूबिट में किसकी, क्वांटम कंप्यूटर की गणना किसमें की जाती है, क्यूबिट में की जाती है। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट इकाई है वो क्या होती है, वो बिट होती है, वो बिट होती है। और वहीं क्वांटम अगर मेमोरी में देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, क्यूबिट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और ये जितने भी यहाँ पे नाम दिया है, लाइक नैनो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, केमिकल कंप्यूटर, ये नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। मींस इसको हम क्या कह सकते हैं, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन, हम यहाँ पे सुपर कंप्यूटर देखते हैं और उसका निर्माण किसने किया है, देखते हैं। तो पहला है परम सीरीज। तो परम सीरीज का निर्माण किसने किया है दोस्तों, तो बार्क, सीडैक, अनुराग। तो परम सीरीज का जो है सीडैक पुणे ने किया है, सीडैक पुणे। और सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये सीडैक का फुल फॉर्म होता है। और परम सीरीज परम सीरीज को मैन्युफैक्चर कौन किया है, निर्माण कौन किया है, तो सीडैक ने किया है। और अनुपम सीरीज को किसने किया है, तो दोस्तों अनुपम सीरीज को बार्क ने किया है। बार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क ने किसका किया, अनुपम सीरीज का। और पेज सीरीज, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर है पेज सीरीज के, इसका निर्माण कौन किया है, अनुराग हैदराबाद ने किया है, अनुराग हैदराबाद ने किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। तो हम सबसे पहले हमको बायोस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम, क्योंकि बायोस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो बायोस का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया। और ये कहाँ होता है, ये भी यही प्रश्न में क्या पूछा गया है कि बायोस कंप्यूटर में विद्यमान होती है, कहाँ पे, कहाँ विद्यमान होती है, तो बायोस कहाँ पे होता है, रोम में होता है, रोम में होता है, रोम में होता है, ध्यान रखना है, रोम में होता है। और रोम को क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और बायोस सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल होता है, तो रोम में इंस्टॉल होता है। अब बायोस का काम क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी में बायोस का काम पूछ लिया है, तो इसको पोस्ट बोलते हैं। पोस्ट, बायोस का काम क्या होता है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ का पता लगाना, साथ ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाता है बायोस। नेक्स्ट है एक्सेस टाइम के आधार पर, एक्सेसिबिलिटी में हम टाइम देखते हैं, टाइम के आधार पर निम्न मेमोरी का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है, मींस जहां पे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्सेस टाइम जहां पे सबसे कम से होता है, तो सबसे कम कहाँ होता है एक्सेस टाइम, तो हम सबसे कम देखते हैं जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर उसमें सबसे कम एक्सेस टाइम होता है, उसके बाद कैश, देन रैम, देन मैग्नेटिक डिस्क, देन ऑप्टिकल डिस्क। ये एक्सेस टाइम के आधार पर अगर पूछा जाए तो सबसे जो सही क्रम क्या हो जाएगा हमारा, रजिस्टर, कैश, रैम, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को अलग से पूछा जाता है, जैसे ये कहा जाता है कि भंडारण क्षमता, इसको इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्टोरेज के बेस पे, स्टोरेज के बेस पे मीन्स भंडारण क्षमता के आधार पर सही क्रम क्या होगा, तो भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो भंडारण क्षमता जब हम देखेंगे तो ऑप्टिकल डिस्क में सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क का नंबर आएगा, देन किसका आएगा, देन रैम का नंबर आएगा, रैम का नंबर आएगा, देन किसका आएगा, देन फिर कैश का नंबर आएगा, कैश का, देन रजिस्टर का नंबर आएगा, रजिस्टर का नंबर आएगा। अगर अब प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, प्रश्न में हमको एक्सेस टाइम पूछा हुआ है, एक्सेस टाइम के आधार पे, तो एक्सेस टाइम के आधार पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, रजिस्टर आ जाएगा, ध्यान रखना रजिस्टर आ जाएगा, देन क्या आएगा, देन कैश आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर रैम आएगा, कैश के बाद सॉरी रैम आएगा, रैम के बाद मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क के बाद ऑप्टिकल डिस्क आएगा, ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिस्टर, कैश, रैम, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर एक होस्ट कंप्यूटर से जुड़ा होता है। यहाँ पे हम टोपोलॉजी देख रहे हैं और पूछा रहा है किस टोपोलॉजी में, किस टोपोलॉजी में हम क्या कह रहे हैं, प्रत्येक कंप्यूटर एक होस्ट, प्रत्येक कंप्यूटर जुड़ा होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं टोपोलॉजी में मुख्यतः हम देखेंगे 3 तरह की हम देखते हैं मेन, कौन सी, एक स्टार, दूसरा क्या हो गया, रिंग, और तीसरा क्या हो गया, मेश हो गया, मेश। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर एक होस्ट कंप्यूटर से होता है, एक होस्ट से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और इस होस्ट को हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, हब बोलते हैं। तो ये हब से सारे कंप्यूटर, एक सपोज ये कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर, ये सारे किससे होते हैं, हब से जुड़े होते हैं। तो इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। रिंग में क्या होते हैं, प्रत्येक कंप्यूटर जो होते हैं पास के कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, इसे सर्कुलर कंप्यूटर कहते हैं। जैसे एक कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर एक किससे जुड़े होंगे, अपने पास के कंप्यूटर से जुड़े होंगे, अपने पास के कंप्यूटर से जुड़े होंगे, इसको हम रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। रिंग टोपोलॉजी के अलावा और क्या कह सकते हैं, इसको सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं। और थर्ड हुआ मेश। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे एक ए है तो इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, और सारी डिवाइस जो होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। अब प्रश्न में हम देख लेते हैं, प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, इन विच टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ होस्ट कंप्यूटर। तो हमने देखा होस्ट कंप्यूटर से किसमें होते हैं, स्टार, स्टार जो टोपोलॉजी होता है उसमें अपने होस्ट से जुड़े होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कंट्रोल यूनिट का कार्य कौन से है। कंट्रोल यूनिट का कार्य हम देखते हैं तो सभी उपकरणों को निर्देशित करती है कि कब कौन सा कार्य करना है। बिल्कुल कंट्रोल यूनिट के क्या डायरेक्शन देती है कि कब कौन सा कार्य करना है। नेक्स्ट है एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एवं मुख्य मेमोरी को क्रिया संपन्न कराने के लिए निर्देशित करती है। बिल्कुल सही, ये भी सही है, क्योंकि जो कंट्रोल यूनिट होता है एएलयू और जो मेन मेमोरी होता है उसको क्या करती है, डायरेक्ट करती है कि क्या फंक्शन करना है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट ऑप्शन सी देखते हैं, आउटपुट क्रिया को भी नियंत्रित करती है। बिल्कुल कंट्रोल यूनिट आउटपुट को भी नियंत्रित करती है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किस नेटवर्किंग डिवाइस को नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। नॉन इंटेलिजेंट, यहाँ पे हम नेटवर्किंग डिवाइस देख रहे हैं और नॉन इंटेलिजेंट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों नॉन इंटेलिजेंट किसे कहा जाता है,
तो जो हब होता है, हब को नॉन इंटेलिजेंट कहा जाता है, हब को क्या कहा जाता है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। और इसका उपयोग हमने देखा ये स्टार टोपोलॉजी में हो रहा है। स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है हब को। और नेटवर्क का आकार भी बढ़ाने के लिए, कि एक से ज्यादा सिस्टम जोड़ने के लिए हब का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस किसे कहते हैं, तो हब को कहते हैं। और देख लेते हैं स्विच को क्या कहते हैं, तो स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। तो इंटेलिजेंट किसे कहेंगे, तो स्विच क्या है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सी है, स्विच है। और राउटर को क्या बोलते हैं, राउटर को मोर इंटेलिजेंट बोलते हैं। मोर इंटेलिजेंट डिवाइस पूछा जाए तो राउटर हो जाएगा, और इंटेलिजेंट पूछा जाए तो स्विच हो जाएगी, और नॉन इंटेलिजेंट पूछा जाए तो क्या होगा, हब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टीसीपी तथा ओएसआई मॉडल को क्रमशः कितनी लेयर पाई जाती है। तो सबसे पहले टीसीपी मॉडल क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन, ध्यान रखना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होता है टीसीपी। आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। इसी को आईपी भी बोलते हैं। तो आईपी का क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको भी देंगे, टीसीपी है, आईपी लिखा जाता है, तो ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है आईपी। ओएसआई, ओपन, इसको भी ध्यान रखिए, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये क्या है, इंटर कनेक्शन, ये ओसीआरआई मॉडल है। अब इसमें स्टेजेस पूछ रहे हैं, लेयर पूछ रहे हैं, कितनी लेयर पाई जाती है। जो टीसीपी होता है, टीसीपी होता है, तो टीसीपी में कितनी लेयर पाई जाती है, तो 4 लेयर टीसीपी में पाई जाती है। और ओएसआई में कितनी पाई जाती है, 7 लेयर पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और टीसीपी में हम देखते हैं जैसे प्रोसेस और एप्लीकेशन लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, इंटरनेट लेयर हो गया, नेटवर्क इंटरफेस लेयर हो गया, ये टीसीपी के 4 लेयर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में क्या होता है, 2.4 गीगा हर्ट्ज से 2.8 गीगा हर्ट्ज के बीच जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसका उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, ब्लूटूथ में 2.4 से 2.8 गीगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। और इसकी रेंज क्या है, 10 मीटर से 1000 मीटर तक होती है। दोस्तों यहीं पे क्या हो गया, ये क्या सही है, नहीं, 10 मीटर से कितनी होती है, 10 मीटर से कितनी होती है, 100 मीटर होती है, 100 मीटर होती है। तो ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाता है। और ब्लूटूथ क्या है, ये भी आप जान लीजिए कि ये क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में जोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का, और इसका उपयोग पेन के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज 10 से 100 मीटर होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसकी किस रेडियो फ्रीक्वेंसी में काम करता है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.8 गीगाहर्ट्ज के बीच में काम करता है। और इसकी जो लेंथ होती है, ओके, रेंज होती है, कितनी होती है, 10 मीटर से 100 मीटर है। और इसका पैन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डायोड के बारे में है। किस डायोड का उपयोग बैटरी एलिमिनेटर के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, इसकी मेन चीज तो जानना होगा ना, डायोड है क्या। तो डायोड क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है डायोड। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है करंट के प्रवाह को दिशा निर्देशित करता है। तो क्या करता है डायोड, करंट के प्रवाह को दिशा निर्देशित करता है। ध्यान रखना है, आप इसको लिख लेना अगर नहीं पता है आपको, दिशा निर्देशित करता है डायोड। अब डायोड में हम इन तीनों डायोड को देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का उपयोग क्या होता है, वोल्टेज स्थैतिकरण में होता है, या तो स्थैतिकरण या फिक्सेशन कह दीजिए आप, स्थैतिकरण में इसका उपयोग होता है, जेनर डायोड का उपयोग होता है। और टनल डायोड का उपयोग किस में होता है, तो इसका उपयोग होता है उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में किया जाता है। जो हाई स्पीड उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इसका उपयोग किया जाता है, टनल का। अब नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं कि और बैटरी एलिमिनेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर डायोड का। रेक्टिफायर डायोड जो है वो किसका उपयोग किया जाता है, बैटरी एलिमिनेटर के रूप में रेक्टिफायर डायोड का उपयोग किया जाता है। और तथा विभिन्न प्रकार की सप्लाई सर्किट में भी इसका रेक्टिफायर का क्या हो जाता है, एक तो हम देखते हैं बैटरी एलिमिनेटर के रूप में, और दूसरा हम सप्लाई सर्किट में भी इसका उपयोग करते हैं, सप्लाई सर्किट में भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो प्रश्न में था किस डायोड का उपयोग बैटरी एलिमिनेटर के रूप में करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं रेक्टिफायर डायोड का करते हैं। जेनर का डायोड वोल्टेज को स्थैतिकरण में करते हैं, टनल का उपयोग हम हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो होता है उसमें करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो कैपेसिटर क्या है, सबसे पहले ये हमको जानना होगा। कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी को, ऊर्जा को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, कोई भी एनर्जी हुई उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है।
इसका डायरेक्ट भी यूज आ सकता है आपको प्रश्न में। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। अब उपयोग किस में करते हैं, तो इसको आवेश को संचय करने में, बिल्कुल आवेश को संचय करने में इसका उपयोग हो ही रहा, हम देख रहे हैं स्टोर करने में कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, टू स्टोरेज चार्ज, टू मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में भी इसका उपयोग हो जा रहा है। और प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में, नहीं दोस्तों, प्रबल जो विद्युत चुंबक बनाने में उपयोग कैपेसिटर का नहीं होता बल्कि सुपर कंडक्टर का होता है। ये भी ध्यान रखना, सुपर कंडक्टर जो होता है जिसको हम अतिचालक बोलते हैं, अतिचालक का उपयोग किस में होता है, प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में। तो यहाँ पे कैपेसिटर का उपयोग पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा पहला और दूसरा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सुपर कंडक्टर का, अतिचालक का उपयोग किया जाता है, इसी वजह से गलत होता है तथा ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कीजिए, जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, कंजम्पशन के बेस पे हमको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन किसमें होता है, तो हम अगर इसमें देखते हैं, अच्छा बढ़ते क्रम में करना है तो सबसे कम से सबसे ज्यादा करते हैं, तो सीएफएल ऑप्शन में देखते हैं, सीएफएल विद्युत बल्ब, हीटर, एलईडी। तो यहाँ पे हम देखेंगे एलईडी सबसे कम कर रहा है। फिर एलईडी के बाद क्या आ रहा है, एलईडी के बाद सीएफएल, हाँ बिल्कुल सही है सीएफएल, फिर उसके बाद विद्युत बल्ब, देन हीटर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो हीटर कर रहा है, फिर उससे कम विद्युत बल्ब, फिर उससे कम सीएफएल और सबसे कम एलईडी। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सीडीएमए का पूर्ण रूप, इसीलिए कहते हैं कि आपको इसका हर किसी का जो ये है शॉर्ट है उनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो सीडीएमए का क्या फुल फॉर्म होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे ये सिम है ना, सीडीएमए सिम और जीएसएम दो होती है ना, और तो इसी के साथ आपको जीएसएम का भी पता होना चाहिए। तो जीएसएम का क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर, ध्यान रखना जीएसएम का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये जीएसएम का फुल फॉर्म है। सीडीएमए का क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस किसका है, सीडीएमए का फुल फॉर्म है। जीएसएम का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो उपकरण डिवाइसेस देख रहे हैं और उसकी हम फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सी डिवाइस काम करती है। तो हम माइक्रोवेव देख रहे हैं, तो माइक्रोवेव किस फ्रीक्वेंसी में काम करता है, तो माइक्रोवेव काम करता है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में माइक्रोवेव काम करता है। वाईफाई 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज, ब्लूटूथ हमें अभी पहले ही क्वेश्चन में देखा है कि 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज के बीच में काम कर रहा है। और एफएम यहाँ पे 0.5 मेगाहर्ट्ज लिखा है, 0.5 मेगाहर्ट्ज टू 1.5 मेगाहर्ट्ज। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एफएम जो होता है, एफएम किस में काम करता है, 88 मेगाहर्ट्ज, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में एफएम काम करता है। एफएम देख रहे हैं तो एएम भी देख लें, तो एएम किस में काम करता है, 0.5 मेगाहर्ट्ज के से 1.5 मेगाहर्ट्ज के बीच में एएम करता है। ये पहले जमाने की चीज है, आप जब रेडियो चलाते रहे होंगे वहां पे देखते होंगे हम एफएम तो शहर में चलता था, गांव में रेडियो चलता था, तो गांव में एएम चलता था, एएम से हम सेट करते थे ना, न्यूज देखना हुआ तो एएम चलाते थे। तो एएम 0.5 से 1.5 चलता है, और आज शहर में तो सभी लोग एफएम चला रहे हैं, तो एफएम की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 88 मेगाहर्ट्ज से 10.8 मेगाहर्ट्ज, ये एफएम की हो जाएगी। तो इसमें गलत पूछा हुआ है, इनकरेक्टली मैच, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करना है आपको, माइक्रोवेव 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, वाईफाई 2.4 टू 5 गीगाहर्ट्ज, ब्लूटूथ अभी देखा ही है 2.4 से गीगाहर्ट्ज टू 2.8 गीगाहर्ट्ज, और एफएम देखते हैं तो एफएम 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सिलिकॉन सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग किस में किया जाता है, तो हम सोलर पैनल में, आईसी चिप में, माइक्रो प्रोसेसर में, उपरोक्त सभी में। तो हम देखते हैं जो सिलिकॉन का उपयोग होता है सोलर पैनल में भी होता है, आईसी चिप में भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ओएसआई मॉडल, अभी हमने इसका फुल फॉर्म बताया था, आप रिवाइज करिए क्या है फुल फॉर्म। तो अब प्रश्न पे देखते हैं, ओएसआई मॉडल किस लेयर को हार्ट ऑफ ओसीआई कहा जाता है। तो सबसे पहले आप फुल फॉर्म बताइए, अभी हमने इसका फुल फॉर्म बताया था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म है। कौन क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और इसको इसके कितने लेयर होते हैं, इसके पहले क्वेश्चन था टीसीपी, आईपी और ओएसआई में लेयर पूछा था।
तो टीसीपी में हमने बताया था 4 लेयर, ओएसआई में बताया था 7 लेयर। रिवाइज करते रहिए जो पहले क्वेश्चन आया है। ओएसआई मॉडल किस लेयर को हार्ट ऑफ लेयर, अब ओएसआई में कितनी लेयर है तो आपको पता होनी चाहिए 7 लेयर है। अब हार्ट ऑफ लेयर किसे कहा जाता है, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको हार्ट ऑफ लेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो फर्स्ट लेयर है ये सेवंथ लेयर, ये कौन सी है, सेवंथ लेयर कौन सी है, ये एप्लीकेशन लेयर कौन सी है, सेवंथ लेयर है, सेवंथ लेयर है। और फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, फर्स्ट लेयर को हम फिजिकल लेयर बोलते हैं, फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर को बोलते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल बोलते हैं। हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलते हैं। ओएसआई मॉडल इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द ओसीआई, किसे, ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओसीआई बोलते हैं। नेक्स्ट है स्विच इज यूज्ड इन, स्विच का यूज किसमें किया जाता है, डाटा ट्रैफिक को कम करने के लिए, डाटा ट्रांसमिशन में, कमजोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने के लिए। तो दोस्तों डाटा ट्रैफिक को कम करने के लिए स्विच का उपयोग होता है। साथ में डाटा ट्रांसमिशन में भी स्विच का उपयोग होता है। स्विच से हम डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं। और कमजोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने के लिए हमको स्विच का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्विच जो है हब की तरह एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए स्विच है क्या। तो स्विच क्या है, जैसे हब होता है, हब से कई सिस्टम जुड़े होते हैं, उसी तरह से स्विच क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। आप ध्यान रखना, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। और हमने पढ़ा था ना, अभी क्वेश्चन आया था नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस किसे कहते हैं, तो सही जवाब क्या था बताइए आप, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस किसे कहते हैं। तो उसमें देखा था नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस किसे कहा गया था, तो हब को कहा गया था। स्विच को क्या कहा गया था, तो स्विच को कहा गया था इंटेलिजेंट डिवाइस। ये भी ध्यान रखिए, स्विच आया था इसीलिए हम इसको रिवाइज करा रहे हैं। और मोर इंटेलिजेंट किसे कहा गया था, तो राउटर को मोर इंटेलिजेंट डिवाइस कहा गया था। स्विच का काम क्या है, ये डाटा को उसी नेटवर्क में भेजता है जिसमें इसकी आवश्यकता होती है। तो स्विच डाटा को क्या करता है, डाटा ट्रैफिक को कम करता है। कैसे कम करता है, डाटा को फिल्टर करके कम करता है। बहुत एनालिसिस हो गई, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। रोबोटिक्स से संबंधित कितने नियम आइजैक आसिमोव द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो रोबोटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नियम किसने दिया ये भी जान लीजिए, आइजैक आसिमोव ने दिया। और कितने नियम दिया, तो कितने नियम दिए, 3 नियम दिए हैं इन्होंने। कितने दिए हैं, 3 नियम दिए हैं। यहाँ पे नियम भी देख लेते हैं हम। तो जो पहला नियम है, पहला नियम उन्होंने क्या दिया है, रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना जानी चाहिए। जो रोबोट है, रोबोट मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाए, पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन करे। रोबोट क्या करे, जो मनुष्य है उसकी आज्ञा का पालन करे, ये सेकंड लॉ है। और थर्ड नियम क्या है, थर्ड थर्ड नियम है रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा। रोबोट क्या है, अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके, अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। ये 3 नियम दिए हैं किसने, आइजैक असिमोव ने दिए हैं। तो यहाँ तो केवल पूछा गया कितने नियम दिए गए, तो 3 नियम दिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगर पूछा जाए कि नियम कौन से, तो पहला नियम है रोबोट को क्या करना है, रोबोट मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा नियम है रोबोट मनुष्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए और रोबोट अपनी अस्तित्व की रक्षा कर सके, ये तीसरा नियम है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कोकोरिको और श्वारवा क्रमशः किस देश का सर्च इंजन है। तो दोस्तों कोकोरिको किसका है, यहाँ पे देखिए कोकोरिको, कोकोरिको फ्रांस का है और शोरवा किसका, अफगानिस्तान का है। तो ऑप्शन ए फ्रांस और अफगानिस्तान ये सही हो जाएगा। और हम जो मोस्ट यूज करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं। तो ये किसका है, यूएसए का है। गूगल किसका है, यूएसए का है, इसको भी ध्यान रखिए। और भारत का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का सर्च इंजन कौन सा है, तो भारत के सर्च इंजन का नाम है, इसको आप नोट कर लीजिए, रफ्तार। भारत का सर्च इंजन क्या है, रफ्तार है। अगला क्वेश्चन 22, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स केंद्र CAIR की स्थापना कब और कहां की गई। तो दोस्तों CAIR के आप इसके बारे में जान तो लीजिए पहले। ये क्या है, रोबोटिक्स के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है CAIR। और इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो इसकी स्थापना 1986 में की गई। कहाँ की गई, तो बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई 1946 में। और आरंभिक दौर में यहाँ यह संस्था DRDO के लिए कार्य करती थी। DRDO के लिए क्या, रोबोट का डेवलपमेंट करती थी। और अभी अभी वर्तमान में क्या कर रहा है, रोबोट का अनुसंधान संस्थान ही है CAIR। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1986 बैंगलोर, 1986 बैंगलोर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला इंडिया फर्स्ट AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। इंडिया का पहला रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। अब बेंगलुरु में कहाँ किया गया है, तो IISc में किया गया है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, भारतीय विज्ञान संस्थान में कब किया गया, मार्च 2022 में AI और रोबोटिक्स
पार्क स्टेब्लिश किया गया और इसकी टोटल 230 एकड़ की एरिया में इसको डेवलपमेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, रोबोट के घटक एक्चुएटर्स का कार्य क्या है? रोबोट के घटक एक्चुएटर्स का कार्य क्या है? तो एक्चुएटर्स का क्या कार्य है? मांसपेशियों की तरह कार्य करना, रोबोट की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, सेंसर की तरह काम करना। तो दोस्तों एक्चुएटर्स जो होता है ये मनुष्य की मांसपेशियों की तरह काम करता है। क्या करता है? मनुष्य की मांसपेशियों की तरह काम करता है। साथ ही रोबोट को उसके विभिन्न भागों जैसे उसके पैरों आदि से जोड़ता है। उसके विभिन्न जो भाग हैं लाइक उसके फुट हो गए, उनको सबसे क्या करता है? जोड़ता है ये एक्चुएटर्स। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मांसपेशियों की तरह काम करते हैं। और इसके अलावा रोबोट के घटक अगर हम देखेंगे तो एक तो एक्चुएटर्स हो गया, यहाँ पे सारे घटक देख लेते हैं। तो एक्चुएटर्स हमने देखा, दूसरा है एंड इफेक्टर्स। दूसरा कौन सा है? एंड इफेक्टर्स है इसका घटक। तीसरा कौन सा है? सेंसर कंट्रोलर। सेंसर कंट्रोलर कंट्रोलर और कौन सा है? मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर। तो ये क्या हो गए? रोबोट के घटक हो गए हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हमको रोबोट दिया हुआ उसको और उसको डेवलप किसने किया है वो दिया हुआ है। तो ऑरा, ऑरा दोस्तों किसने डेवलप किया है? तो ऑरा को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। पायनियर आपको पता ही है नासा का है। नेक्स्ट है प्रज्ञान, ये तो बहुत न्यूज में रहा है, किसका है? इसरो का है। और तियानवेन वन सीएनसीए का है। इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब होगा A3B1C2D4, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गरुड़ रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों गरुड़ रोबोट का निर्माण नल, टाटा ग्रुप, इसरो, डीआरडीओ। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नल के द्वारा किया गया है। और नल है क्या? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। क्या है? नेशनल एरोस्पेस एरोस्पेस लेबोरेटरी। लेबोरेटरी लेबोरेटरीज। तो जैसे प्रज्ञान और दो और इसको भी आपका ध्यान रखना, व्योम मित्र को तो एमपीपीएससी ने पूछ ही चुका है। प्रज्ञान और व्योम मित्र इनका उपयोग इसको किसने बनाया? तो इसको इसरो ने बनाया है। प्रज्ञान और व्योम मित्र को इसरो ने बनाया। व्योम मित्र को तो एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत? गलत को फाइंड आउट करना है और इसमें चैटबॉट दिए हुए हैं और कंपनी का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैटबॉट और कंपनी। बिक्स बाय या बिक्सबी कहते हैं। बिक्सबी को किसका है? तो बिक्सबी दोस्तों किसका है? सैमसंग का है। अलेक्सा किसका है? तो अलेक्सा अमेजन का है। सिरी किसका है? एप्पल का है। और कोर्टना किसका है दोस्तों? तो गूगल करना होके कोर्टना किसका होगा? कोर्टना है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? कोर्टाना है। कोर्टाना है माइक्रोसॉफ्ट का। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गलत कौन सा है? ऑप्शन डी है, क्योंकि कोर्टाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। नेक्स्ट है, नेत्र नामक रोबोट क्या है? यूएवी है, का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नेत्र का निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों नेत्र का निर्माण डीआरडीओ ने किया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। नेत्र नेत्र को किसने डेवलप किया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा इसका। दोस्तों एक इसकी फीचर्स ये भी जान लीजिए कि नेत्र का उपयोग किस कब किया जाता है? रात्रि के समय काम करती है, रात्रि के समय। और रात्रि के समय ये कार्य करता कैसे करता है? जैसे रक्षा बल में निगरानी और एप्लीकेशन अनुप्रयोग के लिए इसको इसको विकसित किया गया है, जो रात्रि के समय कार्य करता है स्पेशली। नेत्र, तो नेत्र किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने किस वर्ष को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो एआई वर्ष किसे किया है? 2020 को। 2020 को एआई वर्ष के रूप में तेलंगाना सरकार ने 2020 को एआई वर्ष के रूप में घोषित किया। किसको? 2020 को एआई वर्ष के रूप में घोषित किया है। और इसका उपयोग, इसका जो एम है, अगले दशक तक तेलंगाना को एआई दशक के रूप में डेवलप करना है। और इसका लक्ष्य क्या है? हैदराबाद को 25 जो वर्ल्ड के एआई सिटीज हैं, इनोवेशन हब है, उनमें से एक हैदराबाद को बनाना। तो तेलंगाना सरकार, प्रश्न को देख लीजिए, तेलंगाना सरकार ने किस वर्ष को एआई इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया? तो 2020 को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कौन हाइब्रिड सर्च इंजन के उदाहरण है? तो दोस्तों हाइब्रिड सर्च इंजन कौन है? तो ये गूगल, याहू, ये सब क्या है? हाइब्रिड सर्च इंजन है। और हाइब्रिड सर्च इंजन कहते किसे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो जो क्रॉलर और डायरेक्टरी का मिश्रण होते हैं उन्हें हाइब्रिड कहते हैं। जैसे जो क्रॉलर और डायरेक्टरी, जो क्रॉलर और डायरेक्टरी का जो मिश्रण होते हैं, दोनों को रिजल्ट देते हैं, उनको हम हाइब्रिड सर्च इंजन कहते हैं। और कॉलर का उपयोग क्या होता है? कॉलर क्या कहता है? नई सामग्री और डाटाबेस को अपडेट करने वाला है। ये क्या करता है? कोई न्यू मटेरियल आया, न्यू मटेरियल, नई सामग्री आया, या कि जो भी डाटाबेस है उसको न्यू को अपडेट करता है, कॉलर का काम है। और डायरेक्टरी का काम क्या है? कि ये वेबसाइट की सूची उपलब्ध कराता है। जैसे उसकी सूची एक तरह से इंडेक्स के फॉर्म में देता है, और जिसमें दोनों हो उसको हाइब्रिड सर्च इंजन कहते हैं। इसके एग्जांपल हो गए गूगल, याहू। नेक्स्ट है एयर।
एडवांस इन रोबोटिक्स 2023 में कहां और कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो ईयर होता है एडवांस इन रोबोटिक्स, ये सम्मेलन एवरी 2 ईयर में होता है। कब होता है? प्रति 2 वर्ष में होता है। सबसे पहले आपको क्या जानना है कि प्रति प्रति 2 वर्ष में होता है, ठीक है। और इसका पहला कब हुआ? तो इसका पहला हुआ था 2013 में हुआ था। कहां पे हुआ था? पुणे में हुआ था, ये भी जान लीजिए। अब हम प्रश्न में आते हैं। ये अभी लेटेस्ट में कब है? 2023 में प्रस्तावित है। और 2023 में कौन सा होगा? ये 6 नंबर का होगा। और कहाँ पे हो रहा है? रोपन पंजाब में हो रहा है। रोपन पंजाब में हो रहा है, ध्यान रखना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? छठा, रोपड़ पंजाब में। अगला प्रश्न 32, ये जस्ट आस्क, ये क्या है? एक तरह से चैटबॉट है, एआई चैटबॉट है। जस्ट आस्क क्या है? तो ये भी जान लीजिए, ये क्या है? एआई एआई चैटबॉट है, एआई चैटबॉट है। और इसको किसने डेवलप किया है? तो इसको मध्य प्रदेश सरकार ने डेवलप किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार का पहला एआई चैटबॉट है, ये भी ध्यान रखना। ये मध्य प्रदेश का पहला एआई चैटबॉट है। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है, ये किसके साथ मिलकर ये डेवलप किया है? यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के मदद से ये क्या है? जस्ट आस्क को डेवलपमेंट किया है। और इसका काम क्या होगा? जो जस्ट आस्क होगा, इसका काम होगा जैसे जो किशोर और युवाओं के लिए मेनली ये डेवलप किया गया है, कि उनके उस एज में जो प्रश्न क्वेश्चन राइज होते हैं, डायरेक्टली चैट बॉक्स जो जस्ट आस्क है उससे पूछा जा सकता है। इसमें क्या, जैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं? जैसे किशोर और युवा वयस्कों को लक्षित करके बनाया गया है। उनको यौन और प्रजनन संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में नहीं पूछा जा सकता, हमको एक तरह से फियर होती है, और डायरेक्टली हम जस्ट आस्क से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है? तो क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल बनाया है, और इसका शुभारंभ कब किया है? तो इसका शुभारंभ 23 मई 2020 को किया। कब किया है? 30 मई 2020 को किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? कि जो एआई और उससे जो रिलेटेड इश्यूज हैं, उन पर निरंतर और गतिशील रूप से कार्य कर सके, इसलिए हमने क्या किया है? राष्ट्रीय एआई पोर्टल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 को देखते हैं। एआई और उससे उसका स्टार्टअप, ये क्या है? स्टार्टअप है। और जो ये स्टार्टअप है एआई से रिलेटेड, उसने उसकी सर्विसेज के बारे में कौन सा गलत सुमेलित है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्टिव एआई का काम क्या है? बैंकिंग और रिटेल सर्विस प्रदान करना। तो एक्टिव एआई बैंकिंग और रिटेल सर्विस प्रदान करती है। नेक्स्ट है टाटा एलेक्सी का काम क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार जो टाटा बना रही है, उसका एआई क्या है? उसको एआई बोलते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार का निर्माण करना। और सिकटपल क्या है? सिकटपल का काम क्या है? मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में सिकटपल काम कर रहा है। अब फ्लूड एआई किसका काम कर रहा है? तो चेहरों की पहचान करने के लिए, चेहरों जो है हमारी फेस रिकॉग्निशन, चेहरों की पहचान करने के लिए फ्लूड एआई काम कर रहा है। तो ये गलत हो रहा है। और शेयर मार्केट के बारे में कौन सा काम कर रहा, कौन सा है? तो जेंसर टेक्नोलॉजी, इसको भी ध्यान रखना है। जेंसर टेक्नोलॉजी का काम है शेयर मार्केट के बीच में। अब फ्लूड एआई क्या है? फेस रिकॉग्निशन कर रहा है, मतलब चेहरों की पहचान करने के लिए है। और शेयर मार्केट के बारे में रणनीति तैयार करने के लिए जेंसर टेक्नोलॉजी, ये भी जान लीजिए। तो यहाँ पे 2 फैक्ट हो रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्लूड एआई का काम क्या है? फेस रिकग्निशन है। और फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज अबाउट शेयर मार्केट, एक इसका काम है, ये जेंसर टेक्नोलॉजी का काम है। सिकटपल मेडिकल में है, ध्यान रखना। सिकटपल का यूज किस में है? मेडिकल फील्ड में है। टाटा सेल्फ ड्राइविंग कार, एक्टिव आई किस में है? बैंकिंग सेक्टर में है। नंबर 35, निम्न में से कौन किस समय में आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसका प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये क्या है? ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस एट विच टाइम? तो प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर, ये क्या है? ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर सबसे यूजफुल डिवाइस है। और इसमें से इनपुट डिवाइस हम देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस हो गई जैसे स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट कौन सी है? माउस, ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस है, ध्यान रखना है आपको। और प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 बिट्स इक्वल टू, 16 बिट्स जो किसके बराबर होता है? तो जैसे आपको पता है क्या होता है? 8 बिट के बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है। और ये भी आप देख लीजिए कि 4 बिट के बराबर क्या होता है? 4 बिट के बराबर होता है एक निबल होता है। तो अब यहाँ पे 16 बिट पूछ रहा है। 16 बिट का मतलब यहाँ पे 2 बाइट हो जाएगा, 2 बाइट हो जाएगा, क्योंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। अगर हम निबल में देखें तो निबल में कितना हो जाएगा? 4 बिट बराबर 1 निबल, तो 16 है ना, तो 4 4 जा 16, तो 4 निबल हो जाएगा।
4 निबल, तो 2 बाइट या 4 निबल ये दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 16 बिट बराबर या तो 2 बाइट या 4 निबल, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कौन सा एक साइबर अपराध है, साइबर क्राइम कौन सा है? फिशिंग, स्पूफिंग, साइबर बुलिंग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे फिशिंग, स्पूफिंग, साइबर बुलिंग, ये सारे क्या है, ये सारे साइबर अपराध हैं। अब इनको सबको आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कई बार एमपीपीएससी में पूछा गया है। इसको हम एक बार ध्यान से देखते हैं। तो सबसे आते हैं पहले फिशिंग। तो फिशिंग क्या होता है, फिशिंग में किस तरीके से होता है, इसमें हम क्या करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड या पर्सनल इंफॉर्मेशन। फिशिंग में हम क्या करते हैं, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, जैसे पासवर्ड हो गया, या कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम हैक करते हैं, अनऑथराइज तरीके से हम एक्सेस करते हैं, तो उसको हम फिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे, और हम सारे जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है उनको एक जगह देख लेते हैं। जैसे साइबर बुलिंग हो गया, साइबर बुलिंग में हम क्या करते हैं कि मैसेज के थ्रू, लाइक मैसेज या वीडियो के थ्रू हम परेशान करते हैं लोगों को, तो वो क्या है, उसको साइबर बुलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग, स्पूफिंग किसे कहते हैं, तो स्पूफिंग हो गया जैसे अनधिकृत डाटा को अधिकृत यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करना। जैसे कोई डाटा है जो अनधिकृत है, जो मतलब आपको यूज के लिए नहीं है, स्पेशल पर्सन के लिए यूज है, अनऑथराइज्ड डाटा है, मतलब वो आपको अथॉरिटी नहीं है उसको, उसको आप क्या करना, एक्सेस करना, एक्सेस करना। अनधिकृत डाटा को अधिकृत यूजर की जानकारी, अनऑथराइज्ड है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अथोराइज्ड है कि ये डाटा यूज करो, बट उसको हम एक नॉर्मल पर्सन यूज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं। एक और आता है ऑप्शन में, आप देखोगे एक और है डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग, तो डाटा डिडलिंग क्या है, कंप्यूटर में उपस्थित डाटा को हैक करना या उस पर हेर फेर करना, उसको हम, जो कंप्यूटर में आपके डाटा है उसको हम हेर फेर कर रहे हैं तो उसको हम डाटा डिडलिंग बोलते हैं। तो ये सारे जैसे फिशिंग हो गया, साइबर बुलिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया, डाटा डिडलिंग हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे साइबर अपराध हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि हर साल इससे एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में उपस्थित डाटा में हेर फेर करना कहलाता है। अब फिर क्वेश्चन आ गया ना, कंप्यूटर में जो डाटा उपस्थित है उसको हेर फेर करना क्या कहलाता है, तो इसको अभी हमने बताया डाटा डिडलिंग कहलाता है, डाटा डिडलिंग कहलाता है। प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 कि किस धारा में निजता को भंग करने पर दंड का प्रावधान है। मींस आईटी एक्ट 2000 में किस सेक्शन में अगर प्राइवेसी को हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को भंग कर रहे हैं तो दंड का प्रावधान है। तो किस है, 66A, E, C, 67, तो किसमें है दोस्तों, 66E में है। अगर हम किसी को, हम आईटी एक्ट में कहा गया है कि किसी की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेसी है, उसको हम भंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम पनिश किए जाएंगे, कोई भी जो भंग करेगा वो पनिश किया जाएगा। दंड का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 66E में है। और 66A भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करता है, जैसे हम कहीं भी सोशल मीडिया में कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो आपत्तिजनक है, जो मतलब आपत्तिजनक कंटेंट को पोस्ट कर रहा है, तो उस पे क्या है, अपराध है, अपराध का प्रावधान किया गया है 66A में। तो ये भी पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या करना, आपत्तिजनक कंटेंट को पोस्ट करना, किसमें अपराध की श्रेणी में आता है, अंडर आर्टिकल 66A। और यहाँ पे प्रश्न में प्राइवेसी से रिलेटेड पूछा गया तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, एक ही समय में प्रेषक और प्राप्तकर्ता डेटा का ट्रांसमिशन किस कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग करके होता है। मतलब एक ही समय में प्रेषक और प्राप्तकर्ता, मतलब जो सेंडर हो और रिसीवर, डेटा ट्रांसमिशन हो, मतलब सेंडर भी एक ही समय में भेजे और रिसीवर भी एक ही समय में कुछ चीज भेज रहा है, मतलब एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है, फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, या दोनों है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फुल डिप्लेक्स सिस्टम है। फुल डिप्लेक्स सिस्टम में क्या होता है, जो फुल डिप्लेक्स होता है उसमें एक ही समय में जो प्रेषक होता है, सेंडर होता है, और जो रिसीवर होता है, डेटा का ट्रांसमिशन हो जाता है, इसको हम फुल डिप्लेक्स कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक समय में केवल एक दिशा में डाटा ट्रांसमिट होता है, मतलब अगर सेंडर भेज रहा है तो रिसीवर उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, फिर रिसीवर भेजेगा तो सेंडर रिसीव करेगा। ये क्या है, ये हाफ डुप्लेक्स है। अब फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक साथ हम काम कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, लेजर डायोड का उपयोग किया जाता है। अभी हम डायोड का यूज बताए हैं, आपको रिवाइज करना होगा। लेजर डायोड का उपयोग क्या होता है, तो लेजर का उपयोग हम फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में भी करते हैं, बारकोड रीडर में भी करते हैं, और लेजर प्लाइंटर्स में भी करते हैं। तो इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। लेजर डायोड का उपयोग फाइबर ऑप्टिकल में, बारकोड रीडर में, लेजर प्लाइंटर्स में, सभी में होता है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखो ये आ गया, यहीं से आप इसको देख लीजिए, ये सब रोबोट के पार्ट है, रोबोट के पार्ट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने अभी इसके पहले देखा था एक्चुएटर्स को, एक्चुएटर्स को देखा था। एक्चुएटर्स का काम क्या होता है, हमने देखा था मानव की मांसपेशियों की तरह काम करते हैं, एक्चुएटर्स को पहले ही देख लिया था। अब हम देखते हैं मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स किसके समय काम करते हैं, आर्म के जैसे काम करते हैं, तो मानव आर्म के समान काम करने वालों को मैनिपुलेटर्स कहते हैं। एक्चुएटर्स क्या होता है, मांसपेशियों की तरह काम करता है। और सेंसर्स का काम क्या होता है, ये वास्तविक कार्य संपन्न करना, नहीं ये गलत हो गया। सेंसर का काम क्या हो गया, ये वातावरण के बारे में सूचना है, जो इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो वातावरण के बारे में सूचना कलेक्ट करना किसका काम है, तो सेंसर का काम है। नेक्स्ट है एंड इफेक्टर्स है, इसका काम है मानव की हाथ की तरह काम करता है। जो एंड इफेक्टर्स है ये मानव के हाथ की तरह काम करता है। एक बार हम इसको डिटेल में ही बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैनिपुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स किसके जैसे काम करता है, ये आर्म के जैसे काम करता है, ध्यान रखिए। एक्चुएटर्स किसके जैसे काम करता है, तो मांसपेशियों मसल्स के जैसे काम करता है, मसल्स मांसपेशियों की जैसे काम करता है, ठीक है। सेंसर क्या करता है, तो सेंसर क्या होता है, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, क्या करता है, इन्वायरमेंट से, वातावरण से क्या करता है कि सूचनाएं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और इन इफेक्टर्स का काम क्या है, ये हैंड के जैसे काम करते हैं, हाथ के जैसे काम करते हैं। ये चार भाग हो गए, इन चारों भागों का काम हो गया है, देख लीजिए। तो यहाँ पे सही क्या होगा, एक दो सही होगा सेंसर, और तीन और चार ये गलत है। तो प्रश्न में क्या पूछा, सही वाला पूछा है, तो एक दो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक अर्धमानवीय हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र लॉन्च किया है, ये किस मिशन के लिए काम करेगा। ये एमपीपीएससी इसमें पहले भी पूछ चुका है, व्योममित्र किसने डेवलप किया है, तो इसरो ने डेवलपमेंट किया है। और किस मिशन के लिए, आप प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, किस मिशन के लिए डेवलपमेंट किया है, तो ये गगनयान के लिए किया। किसके लिए, गगनयान के लिए। गगनयान क्या है, भारत का पहला मानव युक्त मिशन है, मानव युक्त मिशन है। और ये कब लॉन्च प्रोजेक्टेड है, तो ये 2024 में प्रोजेक्टेड है लॉन्च करने के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग एआई के लिए नहीं किया जाता, एआई के लिए नहीं किया जाता, पाइथन, प्रोलोम, लिप्स। तो दोस्तों जो बेसिक्स है इसका उपयोग एआई के लिए नहीं किया जाता है। ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसका उपयोग जनरली किसमें नहीं किया जाता, एआई में नहीं किया जाता। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इथरनेट किस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इथरनेट कैसा है, इथरनेट हम पहले भी देख चुके हैं, कैसा है, लोकल एरिया नेटवर्क है। इथरनेट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। और जो हम इंटरनेट यूज करते हैं वो कौन सा है, नॉर्मल इंटरनेट। ये क्या है, वैन है, वैन। जो नॉर्मल इंटरनेट यूज करते हैं वो वैन है। और इथरनेट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। इसका उपयोग जनरली हम कहाँ करते हैं, जैसे स्कूल हो गया, ऑफिसेस हो गया, यहाँ पे इथरनेट का उपयोग होता है। इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होगा, जो छोटे भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ रहा है, दो या चार कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहा है, उसको इथरनेट बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना को कब मंजूरी दी गई। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मींस I4C, 4C है ना, 4C कौन से, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, 4C। स्कीम का अप्रूवल कब मिला, कब अप्रूव की गई, तो अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2018 में इसको अप्रूव किया गया है। और एक इसका काम क्या होगा, जो साइबर अपराध से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये इसकी किस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी, तो ये होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अधीन काम करेगी। इसके 7 घटक हैं, जैसे राष्ट्रीय साइबर अपराध को रिपोर्ट करना और उसके लिए विश्लेषण करना, ये सारे काम होंगे, I4C का काम होगा। कब लॉन्च किया गया, प्रश्न में ये है, तो अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट 47, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मापने में सहयोगी तकनीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो ट्यूरिंग एल्गोरिथम, एलेक्सा, बुलियन बीज, ट्यूरिंग टेस्ट का यूज कर रहे हैं एआई को यूज करने के लिए। ट्यूरिंग टेस्ट में जनरली करते क्या है कि इसमें बुद्धिमत्ता को मापते हैं, ताकि निर्धारित किया जा सके कि कोई मशीन बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा एसी में बदलने वाली युक्त क्या है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, डीसी को हम किस में बदल रहे हैं, एसी में बदल रहे हैं, तो इसकी युक्त क्या है, तो इसकी युक्त को हम क्या बोलते हैं, डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, इन्वर्टर का यूज किया जाता है, इन्वर्टर को, दिष्ट धारा डीसी को एसी में बदलने के लिए।
और ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है, हमने पहले ही देखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। और रेक्टिफायर का उपयोग किस में किया जाता है? रेक्टिफायर का यूज क्या होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का यूज होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इन्वर्टर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। बार्ड नामक एक एआई वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। बार्ड क्या है? वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है, लाइक चैट जीपीटी। और इस प्रश्न में पूछा क्या है कि किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो बार्ड किसने लॉन्च किया है? जैसे आपको पता ही होगा, गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया है। और ये क्या है? एआई बेस्ड चैट बॉट है। नंबर 50। सीएल केबल की डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड ट्विस्टेड पेयर केबल से बहुत अधिक किंतु फाइबर ऑप्टिकल केबल से कम होती है। बिल्कुल सही। कोएक्सियल केबल को जो स्पीड लिमिट होती है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, वो ट्विस्टेड पेयर जो नॉर्मल केबल होती है उससे अधिक होती है, पर फाइबर ऑप्टिकल केबल से कम होती है। जनरली आप कोएक्सियल केबल कौन सी होती है? आप घर में टीवी में देखते होंगे, टीवी में जो केबल यूज होती है, जैसे टीवी के जैसे जो सेटअप बॉक्स से जो केबल जाता है जिसमें हल्की हल्की लेयर होती है, उसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर जो नॉर्मल घर की इलेक्ट्रिसिटी का वायर होता है वो ट्विस्टेड पेयर होता है। तो कोएक्सियल में जो डाटा ट्रांसफर होता है वो ज्यादा होता है ट्विस्टेड, इसीलिए जैसे टेलीविजन में और फोन की जो नॉर्मल लाइन है उसमें हम कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। बट ऑप्टिकल फाइबर से कम होती है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर जो टोटल ट्रांसमिशन पे करती है उससे कम होती है। नेक्स्ट है, कोएक्सियल केबल का उपयोग केवल टीवी संचार के लिए किया जाता है? नहीं, ये गलत हो गया। कोएक्सियल केबल को केवल टीवी के लिए नहीं किया जाता है। और टीवी साथ में लोकल इंटरनेट में भी जो घर के अंदर इंटरनेट जोड़ते हैं वो उसमें भी कोएक्सियल केबल यूज होता है और बहुत जगह यूज होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 51। नीति आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा कब की है? मीन्स नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नेशनल स्ट्रेटजी की कब घोषणा की है? तो 2018 में की। कब की है? 2018 में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। और इसमें क्या कहा है? क्या उसका स्लोगन था? एआई फॉर ऑल। एआई फॉर ऑल इसका उसका मेन थीम था। नंबर 52। भारत के पहले एआई चैटबॉट लेक्सी का निर्माण किस कंपनी ने किया? यहाँ पे दो क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए भारत का जो पहला एआई चैटबॉट है वो क्या नाम है? उसका लेक्सी नाम है। अब प्रश्न पे आते हैं, इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है फिनटेक कंपनी वेलोसिटी द्वारा। इसका निर्माण किसने किया है? फिनटेक कंपनी वेलोसिटी द्वारा। और जो ये चैटबॉट होगा ये ई कॉमर्स के जो संस्थापक को सरल तरीके से व्यावसायिक जानकारी प्रदान करेंगे। कौन से? एआई चैटबॉट लेक्सी। क्वेश्चन नंबर 53। कौन सी एक तकनीक साइबर सुरक्षा में सहायक नहीं है? साइबर सुरक्षा में कौन सी तकनीक सहायक नहीं है? जैसे पॉल्डियम, फायरवॉल, ब्लॉकचेन तकनीकी, ये क्या है? ये सहायक है। मॉलवेयर क्या है? खुद अपने आप में क्या है? ये वायरस है। तो कौन सहायक नहीं है? ऑप्शन सी मॉलवेयर सहायक नहीं है। अब मॉलवेयर को कहते क्या है? ये आपका एक मल सॉफ्टवेयर है। क्या है? मल सॉफ्टवेयर है, दूषित सॉफ्टवेयर है जो नकारात्मक रूप से कंप्यूटर को प्रभावित करते हैं। जैसे मलवेयर के एक जो एमपीपीएससी में पूछा गया है, ट्रोजन हॉर्स। जैसे ट्रोजन हॉर्स कई बार एमपीपीएससी में पूछा गया है, आप तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये क्या है? एक तरह से मॉलवेयर है। यह साइबर सुरक्षा में सहायक ना होकर घातक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रोजर क्या है? क्रोजर क्या है? क्रोजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसको एक बार के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देने पर ऐसे कार्यक्रम जो बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालते हैं वो इंटरनेट पर नहीं आते हैं। इस प्रकार के बच्चों को कार्यक्रम को नहीं देखा। क्रोजर एक सॉफ्टवेयर है जिसको अगर इंस्टॉल कर देते हैं तो ऐसे जो प्रोग्राम जो बच्चों की मानसिकता को दूषित कर सकते हैं, कि बैड इंपैक्ट डाल सकते हैं, वो इंटरनेट पर उनको नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 14 का बी। ऐसा सॉफ्टवेयर जो मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यक्रमों से बचाता है, उसको क्लोजर कहते हैं। अगला प्रश्न 55। लॉगिन नेम और पासवर्ड का सत्यापन कहलाता है। लॉगिन नेम और पासवर्ड का सत्यापन क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिन इन, एक्सेसिबिलिटी क्या कहलाता है? तो ये ऑथेंटिकेशन कहता है। जब हम लॉगिन और पासवर्ड डालते हैं तो ये ऑथेंटिकेट करता है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन कहते हैं। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? किसी डाटा को क्या करना? एक्सेस करना। डाटा को हम एक्सेस करते हैं तो इसको एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? किसी डाटा को मैनेज करना, व्यवस्थित करने को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है 56, देखते हैं। साइबर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 का उद्देश्य है। 2013 के उद्देश्य को देखते हैं। तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरचना केंद्र की स्थापना करना,
इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना, साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए गतिशील विधिक फ्रेमवर्क का विकास करना। इस तरीके से सारी क्या है, राष्ट्रीय साइबर पॉलिसी के 2013 के ऑब्जेक्टिव हैं। एक बार फिर से देख लेना। जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एस्टेब्लिश द नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर टू क्रिएट अ सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डायनामिक लीगल फ्रेमवर्क टू डील विद द साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइट रोबोट। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइट रोबोट कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा है? मानव है। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइट रोबोट कौन सा है? मानव है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था नेत्रा। नेत्रा किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जो कि किसमें, रात्रि के समय कार्य करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, पावर सेक्टर में साइबर सुरक्षा लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पावर सेक्टर में साइबर सुरक्षा को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी इन द पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला, साइबर सुरक्षा को लागू करने वाला मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है, पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ब्राउजर हाईजैकर वायरस नहीं है? कौन एक ब्रेव ब्राउजर हाईजैकर वायरस नहीं है? तो इसमें से ब्रेन जो है, ब्रेव ब्राउजर हाईजैकर वायरस नहीं है। बाकी बेबीलोन टूल बार, कूल वेब सर्च और वन वेब सर्च, ये क्या है? ये सारे ब्राउजर हाईजैकर वायरस है। ब्राउजर हाईजैकर वायरस करते क्या है? ये वायरस अटैक कर कंप्यूटर ब्राउजर की सेटिंग को ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि ब्राउजर को जैसे कोई जो मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि दुर्घटनापूर्ण साइटों पर जाने के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई साइट खोल रहे हो और वो साइट में क्लिक किए, पर आप ऑटोमेटिक कहाँ पे आप पहुंच जाते हैं? जैसे कोई बिटकॉइन की साइट में पहुंच जाते हो, या ऐसे कोई और साइट में पहुंच जाते हैं जिसमें आप नहीं जाना चाहते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? ये ब्राउजर हाईजैकर के द्वारा होता है। और ब्रेन क्या है? तो ब्रेन एक बूट सेक्टर वायरस है। जो कंप्यूटर बूट होता है उस समय वायरस अटैक करता है, तो बूट सेक्टर वायरस क्या है? ब्रेन है। अब बाकी तीन, बेबीलोन टूलबार, कूल वेब सर्च और वन वेब सर्च, ये क्या है? ब्राउजर हाईजैकर है। तो प्रश्न में क्या पूछा था? कौन सा ब्राउजर हाईजैकर नहीं है? तो ब्रेन ब्राउजर हाईजैकर नहीं है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी, ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच्ड नहीं है? इसको हमें देखना है। तो एडवेयर का काम क्या होता है? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है, भ्रामक विज्ञापन, बिल्कुल सही। रूट किट का काम क्या होता है? हैकर द्वारा कंप्यूटर पर पूरी तरह नियंत्रण। रूट किट क्या करता है? हैकर जो होता है कंप्यूटर पर जब पूरी तरह नियंत्रण बना लेता है तो उसको रूट किट कहते हैं, ये भी सही है। की लॉगर का काम क्या होता है? कीबोर्ड पे जो टाइप कर रहे हैं उसको हैक कर लेना, एक की लॉगर का काम है। फाइललेस मैलवेयर, झूठी चेतावनी देना, बिल्कुल गलत। फाइललेस मालवेयर क्या होता है? ये एक कोड होता है, मिसलीडिंग कोड होता है, जो हार्ड ड्राइव के बजाय सीधे कंप्यूटर की मेमोरी में काम करता है। ये डायरेक्ट कहां पे काम करता है? कंप्यूटर की मेमोरी में काम करता है, ध्यान रखना। तो ये गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये फाइललेस मालवेयर का काम झूठी चेतावनी ना देकर ये डायरेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी में अटैक करता है। एक बार फिर से हम देखते हैं। तो एडवेयर का काम होता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। रूट किट का काम क्या होता है? तो रूट किट का काम होता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर बाय हैकर। और कीलॉगर का काम क्या होता है? हैकिंग व्हाट इज बीइंग टाइप्ड इन द कीबोर्ड। और फाइललेस मालवेयर क्या होता है? ये हमारे डायरेक्ट जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी को अटैक करता है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी ये क्या है? गलत है, मिसमैच्ड है, नॉट मैच्ड है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, ई गवर्नेंस का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के माध्यम से सरकार को स्मार्ट बनाना है। आपको पता ही है ई गवर्नेंस का काम क्या है? आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से गवर्नमेंट को क्या बनाना? स्मार्ट बनाना, मींस स्मार्ट गवर्नेंस करना। तो अब स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? ये यहाँ पे प्रश्न है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। ये क्या है? स्मार्ट का फुल फॉर्म है। प्रश्न में क्या पूछा गया? स्मार्ट का पूर्ण रूप में क्या, पूर्ण नाम क्या है? तो सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, ये स्मार्ट है। यही क्या है? स्मार्ट गवर्नेंस है। अगर ऐसी गवर्नेंस होगी जो सिंपल हो, जो मोरल हो, जो अकाउंटेबल हो, जो रिस्पॉन्सिव हो पब्लिक के प्रति, ट्रांसपेरेंट हो, उसको हम स्मार्ट गवर्नेंस बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट ई गवर्नेंस से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है सेकंड ईआरसी की कौन सी रिपोर्ट
ई गवर्नेंस पर बेस्ड है। तो दोस्तों 8वीं 11वीं 10वीं 12वीं में से जो 11वीं रिपोर्ट है वो किस पे बेस्ड है? ई गवर्नेंस। 11वीं रिपोर्ट जो है ई गवर्नेंस पर बेस्ड है, ई गवर्नेंस पर बेस्ड है। और इसी में क्या है, इसी में ई गवर्नेंस की परिभाषा दी हुई है। 11वीं जो रिपोर्ट है इसी में परिभाषा दी हुई है। और परिभाषा में कहा गया है कि ई गवर्नेंस का आशय क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार को स्मार्ट बनाना। क्या है? आईसीटी के माध्यम से क्या बनाना? सरकार को स्मार्ट बनाना। स्मार्ट का फुल फॉर्म तो हमने देखा ही है, क्या है? सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, ऐसी गवर्नमेंट बनाना। एक किसमें कहा गया है? सेकंड एआरसी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 11वीं रिपोर्ट में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। जीएसटी पोर्टल किस प्रकार की सहभागिता का उदाहरण है? तो दोस्तों जीएसटी पोर्टल कैसा है? G2C है कि G2E है, G2B है, G2G है। तो जीएसटी पोर्टल में क्या किया जाता है? एक तरफ तो जीएसटी क्या होता है, हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो एक तरफ क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, और पे कौन करता है? बिजनेसमैन पे करते हैं जीएसटी। तो ये कौन सा पोर्टल हो गया? G2B पोर्टल हो गया, G2B, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64। कौन एक ई गवर्नेंस का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे ई गवर्नेंस का उद्देश्य नहीं पूछा जा रहा है। सरकार केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करना। दोस्तों ये नहीं है। ई गवर्नेंस का सरकार केंद्रित ना होके क्या होती है? नागरिक केंद्रित होती है। क्या होती है? नागरिक केंद्रित होती है। नागरिक केंद्रित होती है मींस सिटीजन सेंट्रिक होती है। क्या होती है? सिटीजन सेंट्रिक होती है। सिटीजन सेंट्रिक होती है। सरकार कैसी होती है? सिटीजन सेंट्रिक होती है। पर यहाँ ऑप्शन में क्या देखा है? सरकार केंद्रित। तो यही इसका गलत जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन को भी हम देखेंगे, जैसे ई गवर्नेंस क्या करता है? सुशासन को बढ़ावा देना, मींस गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। सरकार को लोगों की समस्याओं से अवगत कराता है, बिल्कुल। ई गवर्नेंस में क्या होती है? लोगों की समस्या डायरेक्ट सरकार से को अवगत करा देते हैं। और है ऑप्शन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, बिल्कुल। ये क्या होती है? रिस्पॉन्सिव होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इस वजह से भागीदारी ज्यादा बढ़ती है। और तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा? कौन सा नहीं है? तो सरकार केंद्रित ना होकर ये क्या होती है? नागरिक केंद्रित होती है, इसी वजह से गलत है। और इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन ए होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे विश्व बैंक का परिपक्वता मॉडल के चरण पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड बैंक मैच्योरिटी मॉडल। तो वर्ल्ड बैंक का जो मैच्योरिटी मॉडल है वो किस, उसके स्टेजेस क्या है आपको बताना है। वर्ल्ड बैंक के मैच्योरिटी मॉडल के स्टेजेस को बताना है। अगर हम वर्ल्ड बैंक का देखते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले प्रसारण होता है। सबसे पहले प्रसारण होता है, फिर क्या होता है? बातचीत होता है, बातचीत होती है। फिर क्या होता है? बातचीत के बाद लेन देन होता है, लेन देन होता है। फिर लेन देन के बाद लेन देन होता है। प्रसारण, बातचीत और लेन देन, ये क्या है? ये वर्ल्ड बैंक का मैच्योरिटी मॉडल, वर्ल्ड बैंक का परिपक्वता मॉडल है। अगर यहीं पे हम वर्ल्ड बैंक की जगह पे हम किसका देखते हैं? अगर हम गार्टनर का देखते हैं, वर्ल्ड बैंक की जगह पे हम अगर गार्टनर का देखते हैं, अगर हम गार्टनर का मैच्योरिटी मॉडल देखें, गार्टनर का मैच्योरिटी मॉडल, तो उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, सूचना आती है, और सूचना के बाद क्या होता है? उस पर बातचीत होती है, उस पे सूचना, उस पे बातचीत होगी, और बातचीत के बाद क्या होगा? लेन देन होगा, लेन देन होगा, और लेन देन के बाद क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये किसका है? एक गार्टनर का है। आपको गार्टनर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। गार्टनर मैच्योरिटी मॉडल में पहले सूचना, देन बातचीत, देन लेन देन, देन परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे शगुन पोर्टल के बारे में पूछा गया है। तो शगुन पोर्टल का काम क्या है? स्कूलों को आपस में जोड़ना, ऑनलाइन न्यायालय की सुनवाई पोर्टल। सी ऑप्शन क्या होगा? व्यावसायिक संगठनों को एकीकृत करने से। डी, राज्य सरकारों को एकीकृत करने से। दोस्तों शगुन पोर्टल का काम क्या है? स्कूलों को आपस में जोड़ने से है, स्कूलों को आपस में जोड़ने से है। और यह पोर्टल जो है सर्व शिक्षा अभियान का भाग है। किसका भाग है? जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका भाग है शगुन पोर्टल, सर्व शिक्षा अभियान का भाग है। इसमें क्या होता है कि विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शगुन पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है एईएस का फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम क्या होगा? तो एईएस क्या होता है? एईएस होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये क्या है? एईएस का पूरा फुल फॉर्म है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। यहाँ पे सिस्टम ना होगी, क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ध्यान रखना है। एईएस का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस इंक्रिप्शन सेंटर। नेक्स्ट है G2E, सरकार से कर्मचारी का उदाहरण है। G2E का मतलब हो गया, इसमें एक क्या हो? एक तरफ तो गवर्नमेंट हो और दूसरे तरफ क्या हो? एम्प्लॉई हो, दूसरे तरफ एम्प्लॉई हो। तो इसमें से एमपी ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन कैसे है? एक तरफ तो गवर्नमेंट है, दूसरे तरफ कंज्यूमर है। जिम पोर्टल में भी क्या है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्लस इसमें दोनों आ जाते हैं, कंज्यूमर भी आ जाते हैं प्लस यहाँ पे बिजनेसमैन भी आ जाते हैं। जो मिशन कर्मयोगी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी किसका है? मिशन कर्मयोगी में जो गवर्नमेंट स्टाफ है उनको क्या करना
है, इनेबल करना है, उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। तो एक तरफ इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट है, दूसरे तरफ क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी। G2E पोर्टल किसका उदाहरण है, G2E पोर्टल का उदाहरण क्या है, मिशन कर्मयोगी है। यहाँ पे मिशन कर्मयोगी में क्या होता है, जो सिविल सर्वेंट है उनकी क्या करना है, उनका कौशल और योग्यता क्षमता में वृद्धि करना है, ताकि अधिकारियों के पास तर्क शक्ति और बढ़े, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि हो, और साथ ही सरकार की कई सुविधाएं देने के लिए इसमें सुधार करेगी। तो यहाँ पे प्रश्न में है G2E पोर्टल कौन सा है, मिशन कर्मयोगी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इनमें से कहा गया कौन सा एक ई गवर्नेंस का चरण का सही क्रम नहीं है। तो हम सबसे पहले ई गवर्नेंस के चरण देख लेते हैं यहाँ पे। तो ई गवर्नेंस में सबसे पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं ई गवर्नेंस के चरण। जो ई गवर्नेंस है उसके स्टेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटराइजेशन होगा। क्या होगा, कंप्यूटराइजेशन होगा। इसका पहला स्टेज क्या होगा, कंप्यूटराइजेशन होगा। देन क्या होगा, नेटवर्किंग होगा। ये क्या है, नेटवर्किंग, ये ई गवर्नेंस के चरण है। देन उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन प्रेजेंस होगा। ऑनलाइन प्रेजेंस होगा, प्रेजेंस होगा मींस ऑनलाइन उपस्थिति होगी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑनलाइन कांटेक्ट या ऑनलाइन संपर्क होगा। ऑनलाइन संपर्क या कांटेक्ट होगा। तो ये क्या है, ई गवर्नेंस के स्टेजेस हैं, कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्रेजेंस और ऑनलाइन संपर्क। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन संपर्क, यही क्या हो जाएगा, ये सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइबर सुरक्षा की शब्दावली। डॉस का अर्थ है, तो डॉस का मतलब क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस होता है। क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस होता है। एक तरह से क्या है, डॉस क्या है, एक साइबर अटैक है। ये क्या है, साइबर अटैक है, साइबर हमला है। इसमें क्या हो जाता है, कोई भी जैसे डिवाइस है उसको टारगेट किया जाता है और उस डिवाइस को उसके इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध करना होता है। मतलब जो उसके अथोराइज्ड है, जो उसको यूज करता है, उसके लिए अनअवेलेबल करना, अनअवेलेबल करना। जैसे आईआरसीटी की साइट है, आईआरसीटी किसकी है, रेलवे की है। अब रेलवे इसको कंट्रोल ना करे तो इसके लिए कौन सा अटैक होगा, साइबर अटैक होगा, डीओएस, डिनायल ऑफ सर्विस। ए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, हिलर और वेलेंगलर परिपक्वता मॉडल का सही क्रम। अभी तक हमने देखा था, तीन हम परिपक्वता मॉडल देख दिए। एक तो हमने प्रश्न में पहले आया था वर्ल्ड बैंक, उसका देखा। तो वर्ल्ड बैंक का हम एक बार रिवाइज कर ले। वर्ल्ड बैंक में हमने क्या देखा, प्रसारण पहला है, देन बातचीत है, देन बातचीत है, उसके बाद क्या होता है, लेन देन होता है। ये वर्ल्ड बैंक का था। ठीक है, हम रिवाइज कर रहे हैं, आप भी करते रहिए। उसके बाद हमने गार्टनर का देखा। तो गार्टनर के मॉडल में क्या था कि पहले सूचना, गार्टनर में पहले सूचना, देन उसके फिर क्या होती थी, बातचीत होती थी, बातचीत के बाद लेन देन होता था, लेन देन, फिर उसके बाद क्या होता था, परिवर्तन। ये किसका है, गार्डनर का है। अब यहाँ पे कौन प्रश्न में क्या आ गया, हिलर एवं वेलेंगर की। अब हिलर एवं वेलेंगर के परिपक्वता मॉडल में क्या है, सबसे पहले सूचना होती है, फिर दिन संचार होता है, फिर दिन लेन देन होता है, फिर एकीकरण होता है, फिर सहभागिता होती है। क्या होता है, सबसे पहले सूचना हुई, फिर उसके बाद संचार हुआ, संचार के बाद लेन देन होगा, लेन देन के बाद क्या होगा, एकीकरण होगा, एकीकरण के बाद क्या होगा, सहभागिता होगी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर हिलर एवं वेलेंगर का परिपक्वता मॉडल पूछे, मेच्योरिटी मॉडल पूछे, तो सबसे पहले क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा, देन कम्युनिकेशन होगा, देन ट्रांजैक्शन होगा, फिर देन इंटीग्रेशन होगा, फिर इंटरेक्शन होगा। ये क्या है, ये इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी क्या हो गया, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई है। प्रश्न में है पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, ऑप्शन देखिए, फरवरी 2014 में, बी ऑप्शन फरवरी 2016 में, सी फरवरी 2017 में, डी फरवरी 2020 में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फरवरी 2000 कब की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फरवरी 2000 कब किया गया है, फरवरी 2017 में इसका किया गया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई है, शुरुआत कब स्टार्ट हुई है, फरवरी 2017 में ये स्टार्ट हुई है। इसका लक्ष्य क्या है, 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। ग्रामीण 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से क्या लिटरेट बनाना है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 73 में देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो वायरस अटैक होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको माइक्रो वायरस कहा जाता है, माइक्रो वायरस कहा जाता है। और ये माइक्रो वायरस क्या होता है, जो कंप्यूटर में डेटा होता है, डेटा या कि फाइल होती है, उसको क्या कर देता है, उसको संक्रमित कर देता है। माइक्रो वायरस इसे इसलिए क्या कहते हैं, क्योंकि इसके जो कोड होते हैं वो माइक्रो लैंग्वेज में लिखे होते हैं, माइक्रो लैंग्वेज में लिखे होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी माइक्रो वायरस कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत कब और किस मंत्रालय के अधीन की गई है? ध्यान रखना है आपको, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत 30 अगस्त 2019 को की गई थी। कब की गई थी? 30 अगस्त 2019 को की गई थी, अंडर होम मिनिस्ट्री की गई थी। और इसमें होता क्या है, जैसे जो साइबर अपराध हो गए, लाइक साइबर अपराध में जैसे हम स्टॉकिंग देखा था और क्या देखा था, साइबर बुलिंग देखा था, साइबर बुलिंग देखा था, और क्या देखा था, स्पूफिंग देखा था। ये क्या है? साइबर अपराध है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, भारत नेट परियोजना के संबंध में कथन का विचार, भारत नेट परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को फाइंड आउट करना है। तो भारत नेट परियोजना नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नया नाम है, बिल्कुल सही। जो NOFN है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नया नाम क्या है। और दूसरा हम देखते हैं, इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2011 में की गई, बिल्कुल ये है, अक्टूबर 2011 में शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना। तो ये तीनों सही है। अब प्रश्न में क्या पूछा? असत्य पूछा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई असत्य नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारत नेट जो परियोजना है वो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का ही नया नाम है और इसकी शुरुआत अक्टूबर 2011 में की गई है और इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करना। सारे ऑप्शन सही है, तो सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम अगला प्रश्न 76 को देखेंगे। मध्य प्रदेश में किसान किस ऐप के माध्यम से खेत की जानकारी लेना हो उनको, या खसरा, खतौनी या नक्शा आदि की प्रतिलिपि प्राप्त करना हो, तो मध्य प्रदेश में किस कौन से ऐप का यूज किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में किसान ऐप, क्या, MP किसान ऐप का यूज किया जाता है, MP किसान ऐप का यूज किया जाता है। इसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं? अब किसान खेत की जानकारी, खसरा, खतौनी, नक्शा आदि को जान सकते हैं। साथ में जो बोई गई फसल है, जो फसल बोई गई है, उसको स्व घोषणा कर सकते हैं कि हमने क्या बोया है। साथ ही शासन में इनको परामर्श भी मिलता रहता है, इसके माध्यम से परामर्श भी मिलता रहता है। तो खसरा खतौनी नक्शा की प्रतिलिपि हम मध्य प्रदेश में MP किसान ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77, शर्ट इन किसके अंतर्गत कार्य करने वाला साइबर सुरक्षा संगठन? तो सबसे पहले आपको यहीं पे प्रश्न में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि शर्ट इन क्या है? एक साइबर सुरक्षा संगठन है। अब हमको शर्ट इन का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। शर्ट का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर कंप्यूटर इमरजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस रिस्पांस टीम रिस्पांस टीम। ये क्या है? सर्ट का फुल फॉर्म है। और यहाँ पे पूछा गया अंडर विच मिनिस्ट्री ये वर्क करता है, तो मेती, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में ये कौन सा के अंतर्गत शर्ट इन काम करता है? शर्ट इन काम करता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम चढ़ते हैं, इनने पोर्टल दिया हुआ है, इसमें देखना G2C की सेवाएं कौन दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन दे रहा है, G2C कौन दे रहा है? तो MP समाधान पोर्टल, ये भी क्या है? G2C ही है। और कौन सी है? MP ई सर्विस पोर्टल, ये भी G2C है। MP ऑनलाइन G2C है। ई पंचायत भी G2C है। इस तरीके से जो उपयुक्त सभी पंचायतें, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो पोर्टल है, लाइक MP समाधान पोर्टल, MP ई सर्विस पोर्टल, MP ऑनलाइन, ई पंचायत, ये सब कैसी सेवाएं देती हैं? G2C सेवाएं देती हैं। अगला प्रश्न हम 79 को देखते हैं। इसमें पोर्टल दिया हुआ है और उसकी लॉन्च डेट दी हुई है, हमको मैच करना है। तो माई गवर्नमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 से हुई थी। ई नैम का कब हुआ था? 2016 को हुआ था। ई नैम 2016 को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दीक्षा पोर्टल 2017, दीक्षा 2017 और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क 2010, ध्यान रखना है। माई गवर्नमेंट कब हुआ? माई गवर्नमेंट 2014 में होता है। ई नैम 2016 में होता है और दीक्षा कब होती है? 2017 में होती है। और राष्ट्रीय ज्ञान नेशनल नॉलेज नेटवर्क 2010 में होता है। इस तरीके से सही सुमेलित पूछा गया है। तो सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन ए 2341, 2341 ए ही क्या है? सही सुमेलित है। ऑप्शन ए 2341 ये सही सुमेलित। क्वेश्चन नंबर 80, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट के संबंध में, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट के संबंध में कौन सा असत्य है? असत्य को हमको देखना है ज्ञानदूत प्रोजेक्ट में। तो ज्ञानदूत प्रोजेक्ट का शुभारंभ कब हुआ था? ये 1 जनवरी 2000 को शुरू हुई थी, बिल्कुल। और एक ऐसी परियोजना है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड परियोजना है। और इसका जो सूचनालय है वो धार जिले में स्थापित सूचनालय के माध्यम से ऑपरेट होती है, बिल्कुल सही। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों यहीं पे गलत होता है कि इसमें क्या होता है, आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है, बल्कि इसमें क्या जाता है, जैसे ग्रामीणों को जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया और BPL प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पे उसको प्राप्त करने की एक सुविधा प्रदान की जाती है।
इसी ज्ञान दूत के माध्यम से वो क्या कर सकता है, जैसे बीपीएल अपना है और कास्ट सर्टिफिकेट बना सकता है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना सकता है, ये सुविधाएं देता है, ना कि आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। तो ये गलत हो जाता है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 और की ओर बढ़ते हैं। किस योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो कौन सी ऐसी योजना है जिसके माध्यम से भारत सरकार क्या कर रही है, जो सार्वजनिक है पब्लिक प्लेसेस में फ्री वाईफाई की सुविधा दे रही है? तो योजना का क्या नाम है? पीएम वाणी योजना, पीएम वाणी। इस योजना का क्या नाम है? पीएम पीएम वाणी, पीएम वाणी। तो पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, वाणी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये इसी से पता हो जाएगा। डब्ल्यू फॉर वाईफाई, ए फॉर एक्सेस, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, नेटवर्क इनिशिएटिव, ये क्या है? पीएम वाणी है। तो पीएम वाणी के माध्यम से इसका क्या किया जाएगा, जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें सभी जगह फ्री वाईफाई की सुविधा देती है। जैसे हम आजकल आईआरसीटीसी में देखते हैं, रेलवे किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं, वहाँ वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पीएम वाणी का ऑप्शन आता है, कई पीएम वाणी के नाम से ही नेटवर्क होता है। तो ये इसी पीएम वाणी योजना के तहत जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे फ्री वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला प्रश्न 82 को देखते हैं। किस प्रकार के साइबर अटैक में यूजर की निजी गोपनीय जानकारी धोखे से मांगी जाती है? जैसे उसके पासवर्ड हो गया, उसका नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, कि पिन हो गया। हमने देखा था, हमने पहले पढ़ा था कई तरह के जो साइबर अटैक होते हैं उसमें से फिशिंग पढ़ा था। तो फिशिंग में क्या था कि उसमें कोई भी जैसे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, पिन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फिशिंग, ऑप्शन बी फिशिंग का जवाब है। फिशिंग में हम क्या करते हैं? ऑप्शन बी फिशिंग, फिशिंग में हम क्या करते हैं? यूजर की निजी गोपनीय जानकारी को धोखे से ली जाती है। अगला प्रश्न है 83, सारथी ऐप कब और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सारथी ऐप कब किसके? तो सारथी ऐप किसका है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने लॉन्च किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने लॉन्च किया है। और कब लॉन्च किया है? जुलाई 2017 में लॉन्च किया, जुलाई 2017 में लॉन्च किया। तो ऑप्शन ए 2017 सेबी द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है सारथी ऐप का? कि प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में, जो प्रतिभूति बाजार है मींस सिक्योरिटी मार्केट है, उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट के बारे में लोगों को क्या करना? अवेयर करना, जागरूक करना, सारथी ऐप का काम है। कौन प्रारंभ किया? प्रश्न यही पूछा गया, तो 2017 में सेबी द्वारा हुआ। नेक्स्ट है 84, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई है? तो राष्ट्रीय सूचना सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआईसी क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। कब स्टैब्लिश की गई है? तो सबसे पहले 1976 में स्टैब्लिश की गई। कब? 1976 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा? केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य था। एनआईसी कब स्टैब्लिश हुई? वर्ष 1976 में हुई। 85 देखते हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में स्तंभों की संख्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में क्या है? कितने पिलर है? हाउ मनी पिलर्स इन द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में कितने प्लेयर हैं टोटल? तो डिजिटल इंडिया में 9 प्लेयर हैं, 9 प्लेयर। कितने हैं टोटल? 9 प्लेयर हैं, ध्यान रखना है। और डिजिटल इंडिया कब प्रारंभ हुई इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया प्रारंभ हो गई। और इसके 9 पिलर है, 9 क्या है? 9 पिलर है, 9 स्तंभ है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 86 को देखते हैं। कौन सा पोर्टल इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए है? तो जो इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए कौन सा पोर्टल है? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए ई अमृत पोर्टल है। कौन सा है? ई अमृत पोर्टल है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो ई अमृत पोर्टल की शुरुआत नवंबर 2021 में हुई, ध्यान रखना है। और ये क्या है? भारत सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक तरह से वेब पोर्टल है, ई अमृत पोर्टल। अगला प्रश्न है, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है? तो दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा साइबर अपराध पर पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है? साइबर अपराध पे मींस फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में इंटरनेशनल ट्रीटी पहली कौन सी है? तो पहली है बुडापेस्ट कन्वेंशन। कौन सी है? बुडापेस्ट कन्वेंशन। पहली कौन सी है? बुडापेस्ट कन्वेंशन है। और इस संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, साइन कब हुई? तो ये भी नवंबर 2021 को साइन हुई है और 2004 से लागू है। और इस अभिसमय कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता क्या भारत नहीं है? भारत इसमें साइन नहीं किया है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ध्यान रखना है।
बुडापेस्ट कन्वेंशन का। अब हम देखते हैं 89 IPv4 और IPv6 प्रोटोकॉल कम से किस फॉर्मेट में आईपी एड्रेस को बांटते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आईपी होता है, आईपी क्या है, एक एड्रेस नेटवर्क है, मतलब इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर की पहचान करने के लिए नंबर के रूप में दिया जाने वाला एक एड्रेस है। इसको इंटरनेट में पहचान करने के लिए नंबर के रूप में दिया जाने वाला एक क्या है, एड्रेस है। इसमें क्या होता है, कौन देता है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है ये नंबर। यहाँ पे हम जैसे देखते हैं, जो IPv4 है वो कितने बिट का है, 32 बिट का है। तो 32 बिट को हम क्या कह सकते हैं, जैसे 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, तो ये 4 बाइट हो गया, 4 बाइट हो गया। और जो IPv6 है वो कितने बिट का होता है, वो 128 बिट का होता है, 128 बिट होगा। और इसको अगर हम बाइट में देखें तो कितना होगा, 16 बाइट होगा, 16 बाइट होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 4 बाइट तथा 16 बाइट। IPv4 जो होगा, IPv4 होगा 4 बाइट का होगा, और IPv6 जो होगा 16 बाइट के होंगे। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। निम्न में से सोशल नेटवर्किंग लाभ उपयोग नहीं, कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट जो है उसका यूज नहीं है। हाँ, तो विचारों का आदान प्रदान करने में आसानी होती है। बिल्कुल हम सोशल नेटवर्किंग साइट में कुछ भी फेस, हमारा जो विचार है उसको पोस्ट कर सकते हैं। मनोरंजन का एक अच्छा साधन है, बिल्कुल सोशल नेटवर्किंग साइट जो है मनोरंजन का स्रोत है। अफवाह को तेजी से प्रसार होना, ये क्या है, ये कोई, ये विशेषता नहीं है, ये क्या है, ये विशेषता नहीं है, एक ड्रॉबैक है, तो उपयोग नहीं है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि बिजनेस विज्ञापन प्रचार प्रसार में भी आसानी होती है, तो प्रश्न ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। 91 को देखते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवा से संबंधित है। तो ईमेल सेवा से संबंधित कौन सा है, जैसे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसमें भी ईमेल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर में भी ईमेल होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में भी ईमेल होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो हो गया, उपरोक्त सभी ये क्या है, ये प्रोटोकॉल्स इज रिलेटेड टू ईमेल सर्विस, ये सारे हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसलिए से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 को देखते हैं, कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन क्या है, नॉट अ वेब ब्राउजर। तो टॉर, इपिक, मोजाइक और आस्क है। इसमें से हम देखते हैं तो आस्क क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है। तो आस्क क्या है, और आस्क एक सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन है आस्क। अब बाकी क्या है, ये सारे टोर, इपिक और मोजाइक, ये क्या है, वेब ब्राउजर है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है हमको, मोजाइक पहला वेब ब्राउजर है, मोजाइक जो है पहला वेब ब्राउजर है, फर्स्ट वेब ब्राउजर मोजाइक है। और इसमें से पूछा है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो आस्क नहीं है, क्योंकि आस्क क्या है, सर्च इंजन है, सर्च इंजन है, ध्यान रखना है आपको। अगला फायरवॉल के संबंध में क्वेश्चन है, इसमें हमको विचार करना है फायरवॉल से संबंधित। इसका उपयोग और कार्य नेटवर्क में इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को स्कैन कर निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार डेटा पैकेट को पास आउट करना होता है। बिल्कुल, जो फायरवॉल होता है वो नेटवर्क के जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक होता है उसको स्कैन करता है, और नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, डाटा पैकेट को इन और आउट करता है। दूसरा है, ये इंटरनेट पे भेजे जाने वाले हानिकारक प्रोग्राम के नियम पालन ना करने पर रोक देता है। हाँ बिल्कुल, इंटरनेट से अगर हानिकारक प्रोग्राम भेजे जा रहे हैं जो उसको रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको रोक देता है, ये भी सही है। अगला देखते हैं, ये एक प्रकार का डाटा फिल्टर का कार्य करता है। बिल्कुल, क्योंकि फिल्टर कर रहा है ना, जो सही नहीं है उसको अलग कर रहा है। तो इस तरीके से सभी सही है, ऑप्शन डी ये सभी सही है। अब हम 94 को देखते हैं, कौन सा सर्च इंजन का नवीनतम सर्च इंजन है। पूछ रहा है ये भारत का, पूछ रहा है भारत का कौन सा नवीनतम सर्च इंजन है। तो भारत का नवीनतम सर्च इंजन कौन है, कमामू। कमामू भारत का नवीनतम सर्च इंजन है, जिसे कब लॉन्च किया गया, 2021 में लॉन्च किया गया है। और गुरुजी जो है ये फर्स्ट है, फर्स्ट भारत का सर्च इंजन कौन है, गुरुजी है। कब लॉन्च किया गया, तो 2006 में लॉन्च किया गया था। अगला 95 को देखते हैं, कौन ई गवर्नेंस के स्तंभों में शामिल नहीं है। अभी हमने देखा था ई गवर्नेंस के, अब हम देख रहे हैं इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें से हमने देखा था कि हमने देखा था प्रक्रिया भी है, लोग भी है, संसाधन भी है, प्रौद्योगिकी भी है, क्षमता नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, क्षमता शामिल नहीं। तो ई गवर्नेंस के स्तंभ में शामिल नहीं है, कौन नहीं है, तो क्षमता शामिल नहीं है। हमने देखा था ई गवर्नेंस के 4 होते हैं, प्रक्रिया होती है, कौन सी, ई गवर्नेंस के अगर स्तंभ देखें तो स्तंभ कितने होते हैं, प्रक्रिया हुई,
प्रक्रिया के बाद लोग होते हैं, दूसरा कौन सा है, लोग है, और तीसरा क्या है, संसाधन है, रिसोर्स है, और चौथा क्या है, प्रौद्योगिकी है। ये क्या है, स्तंभ है, प्रौद्योगिकी, ये स्तंभ है ना कि क्षमता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 96 को देखते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर को किस वर्ग में शामिल किया जाता है। जो बायोमेट्रिक सेंसर है उसको किस है, तो बायोमेट्रिक सेंसर क्या है, एक तरह से इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इनके माध्यम से जैसे आंख हो गया, उंगली हो गया, अंगूठा हो गया, इसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है बायोमेट्रिक सेंसर से। तो ये इनपुट डिवाइस में आएगा। अगला प्रश्न 97 देखते हैं, ईमेल अकाउंट, नेट बैंकिंग, फेसबुक अकाउंट आदि किस प्रकार के वेब के उदाहरण है। जो इंटरनेट, जो नेट बैंकिंग हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, ये डीप वेब के उदाहरण है। कौन से, डीप वेब के उदाहरण। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 98 देखते हैं, वेब सर्वर से डाटा को वेब ब्राउजर में स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मीन्स वेब सर्वर से वेब ब्राउजर में स्थानांतरित किया जा रहा है कोई डाटा, तो उसमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो उसमें से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP कौन सा यूज हो रहा है, HTTP यूज हो रहा है, ध्यान रखना है आपको। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, उमंग ऐप का उद्देश्य है। तो उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना। उमंग का क्या है, सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना, ये उमंग का उपयोग है। और उमंग का फुल फॉर्म भी हमको पता होना चाहिए। उमंग का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यूनिफाइड मोबाइल, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, मोबाइल यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका उमंग का फुल फॉर्म है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन, इसका सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना। इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म है। और अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, व्हेन वाज 5G सर्विस स्टार्टेड इंडिया, इंडिया में 5G सर्विस कब हुई थी, स्टार्ट हुई थी। तो यह स्टार्ट हुई थी 1 अक्टूबर 2022 को। कब हुई थी, 1 अक्टूबर 2022 को 5G सर्विस स्टार्ट हुई थी। और साथ में ये भी हम जान लेते हैं कि जो भारत है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G है, सेकंड लार्जेस्ट 5G नेटवर्क है, 5G नेटवर्क है इंडिया, इसको भी हमको जानना चाहिए। और मध्य प्रदेश में 5G सेवा की शुरुआत, ये भी क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो 5G सर्विस है कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो महाकाल लोक उज्जैन से प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखना। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरे 100 क्वेश्चन किए। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है तो प्लीज और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसको आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे मैं आपके एग्जाम से ओरिएंटेड और वीडियो और हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों।